बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 की हम बात करेंगे जिसमें ट्रू फॉल्स मौजूद है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जिसके अंदर कुछ टर्म्स है उनकी हमने डेफिनेशन लिखनी होगी। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो भी टॉपिक्स हमारे यूनिट नंबर 1 के वो हमने एंड कर लिए। आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने लिए हैं उनको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तभी आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप इनके आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। मैं इनके सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपने इनका सोल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। वो टेक्निक्स आपने याद रखनी है, क्योंकि उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए आप अच्छे नंबर एग्जाम में ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अंदर होता क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन 4 ऑप्शंस में से आपने जो बेस्ट ऑप्शन है वो आंसर में लिखनी होती है। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, और कई दफा ऐसे भी होता है कि आपकी एक से ज्यादा जो ऑप्शंस है वो आंसर में आ सकती हैं, लेकिन आपने बेस्ट जो आंसर है वो देना होता है। तो लेट्स सी कि कैसे देना है। नंबर 1 इज a software that facilitates programmers in writing computer programs is known as dash। अब पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आपका जो यूनिट है उसके अंदर ये जो डेफिनेशन है या ये जो स्टेटमेंट है ये कहां से या किस एरिया से ली गई है। उस एरिया को आइडेंटिफाई करें और फिर इसका आंसर जो है उसको चेक करें। अब ये एक डेफिनेशन है जिसमें ये कहा गया कि एक सॉफ्टवेयर है दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं और फिर उसमें देखते हैं जो बेस्ट ऑप्शन हमारे इस स्टेटमेंट के रिलेट करती है वो कौन सी बन सकती है। नंबर 8, अ कंपाइलर, बी एन एडिटर, सी एन IDE, डी अ डीबगर। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, इसके अंदर अगर आप कंपाइलर, एडिटर और डीबगर को देखें, ये तीनों ऑप्शंस आपकी इनफैक्ट IDE के अंदर अवेलेबल होती हैं, और यहां पे यही पूछा गया कि अ सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स प्रोग्रामर्स इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज। इसका ये मतलब है कि IDE के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, दैट इज IDE। और इसके लिए अगर डिस्क्रिप्शन आपने इसकी समझनी है तो इसका जो लेक्चर है वो आप सुनिएगा, उसको समझिएगा, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे इसका आंसर ये आया है। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर दैट इज ऑप्शन सी, विच इज कॉल्ड IDE। नंबर 2 की बात करते हैं। डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम files to machine understandable and executable code। Again, this is also definition, और एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये क्या पूछा जा रहा है आपसे। ए ऑप्शन इज कंपाइलर, बी एडिटर, सी IDE, डी डीबगर। अब क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर इनफैक्ट आपको सेम ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आंसर डिफरेंट है। इस डेफिनेशन की बेस के ऊपर आपने आंसर आइडेंटिफाई करना है कि आंसर आपका कौन सा हो सकता है। यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन का, प्रोग्राम फाइल मीन जो आपने कोड लिखा है सोर्स कोड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसको कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल और एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये काम कौन करता है? ये काम आपका कंपाइलर करता है। याद रखिएगा, ये काम कंपाइलर करता है। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर दैट इज ऑप्शन ए, विच इज कंपाइलर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है और उसका सोल्यूशन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल्स नोन एज इट्स डैश। ऑप्शन है हमारे पास। ए इज प्रोग्रामिंग रूल्स, बी सिंटैक्स, सी बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड डी सिमेंटिक रूल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज और भी याद रखिए, हुई टिप भी है कि जो आप स्टेटमेंट देखें उस स्टेटमेंट से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हिंट दे रहे होते हैं कि आपकी जो बेस्ट चॉइस है वो कौन सी हो सकती है। वो अपने कीवर्ड्स याद रखने, उनको आइडेंटिफाई करना है, और वो आइडेंटिफाई तब होंगे अगर आपको उस स्पेसिफिक जो भी ऑप्शन मौजूद है उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होगा। और कॉन्सेप्ट आपने कहां से लेना है? जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, हमने समझे हैं, उन लेक्चर्स को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ग्रामर रूल्स का आपके पास एक कीवर्ड मौजूद है, और हमें ये पता है ग्रामर रूल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज सिंटैक्स। तो इस केस के अंदर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर होगा दैट विल बी सिंटैक्स, मीन बी ऑप्शन। तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह आप जो है स्टेटमेंट के अंदर से जो हिंट है आपको मिल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और कई दफा तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर से आंसर भी मिल जाता है, ऐसी स्टेटमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर जो है ये स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है और यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। नंबर 4 की बात करते हैं। अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू नेम हिज ओन वेरिएबल्स आर नोन एज डैश। A is auto words, B reserve words, C restricted words and D is predefined words. अब स्टूडेंट्स अगेन ये भी एक डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है कि ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी। अब प्री डिफाइंड का कीवर्ड आपके यहाँ भी मौजूद है और डी में भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत केयरफुल रहना है, कंफ्यूज नहीं होना। इनफैक्ट आपका यहाँ पे जो आंसर है वो रिजर्व वर्ड्स का है, या इसके अलावा अगर सिर्फ कीवर्ड लिखा होता तो वो भी आपका सही होता, क्योंकि पता है रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स सेम थिंग है। इसका ये मतलब है कि रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको यूज करती है। मीन अगर MAIN मीन मेन का वर्ड है वो आपका प्री डिफाइंड ऑलरेडी, इंक्लूड का वर्ड प्री डिफाइंड ऑलरेडी, इसका मतलब वो रिजर्व वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे प्री डिफाइंड भी मौजूद है, रिजर्व वर्ड्स भी, लेकिन प्री डिफाइंड इनफैक्ट रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन के अंदर यूज होता है। तो यहां से आपने बहुत केयरफुल रहना है कि कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, आपको पता होना चाहिए कि इनको रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो दैट इज ऑप्शन बी विच इज रिजर्व वर्ड्स। नंबर 5 इज इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन डैश सेक्शन। अगेन हमने लेक्चर्स के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बात की थी और इनफैक्ट 3 सेक्शंस के बारे में बात की थी हमने। अब उसमें से देखते हैं कि इंक्लूड स्टेटमेंट आपकी कौन से सेक्शन के अंदर मौजूद होती है। पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए इज हेडर, बी मेन, सी कमेंट्स, डी प्रिंट। अब स्टूडेंट्स इंक्लूड की स्टेटमेंट आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद आप फिर हेडर फाइल ऐड करते हैं। तो हेडर फाइल ऐड करने का मतलब है कि वो हेडर सेक्शन से रिलेटेड होगा। तो इट मीन्स के आपकी जो इंक्लूड की स्टेटमेंट है वो भी आपकी हेडर के सेक्शन के अंदर ही होती है। हेडर से पहले आप जो है वो इंक्लूड टाइप करते हैं। सो इस केस के अंदर आपका जो आंसर दैट इज ऑप्शन ए विच इज हेडर। नंबर 6 की बात करते हैं। Dash are added in source code to further explain the techniques used by programmer. Options है हमारे पास। A is messages, B hints, C comments, D explanations. और स्टूडेंट्स क्या चीज आप सोर्स कोड के अंदर ऐड करते हैं जो एक्सप्लेन करती है आपके कोड को या टेक्निक्स को या जो एल्गोरिथम आपने लिखा है उसको, बेसिकली वो कमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी मौजूद है कमेंट्स की, आप इसको सर्कल कर लें। अब स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास नंबर 7 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट मौजूद है और उसका आंसर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो नंबर 7 इज डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऑप्शंस आर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, कमेंट्स। अब इसके अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कमेंट्स ये तीनों चीजें हमने डिटेल के साथ पढ़ी हैं, स्ट्रिंग हमने नहीं पढ़ी। तो आप इसमें से स्ट्रिंग को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। मीन इसके अलावा बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें से आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपने चारों ऑप्शंस को एक दफा रीड आउट जरूर करना है, क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि आपको पहला जो आंसर है वो सही लगता है, लेकिन अगर बी की तरफ जाए, सी की तरफ या डी की तरफ जाए तो हो सकता है कि डी आंसर उससे भी ज्यादा बेटर हो। तो आपने बेस्ट आंसर चूज करना होता है। तो इसलिए आपने चारों ऑप्शंस को लाजमी तौर पे जो है वो रीड आउट करना है, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो इस केस के अंदर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग और कमेंट्स। अब स्टेटमेंट को जरा समझ लेते हैं। डैश आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती। वेरिएबल नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि वैल्यू आपकी वेरिएबल होगी, कभी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती हैं। कमेंट्स आपको पता है वो वैल्यूज नहीं रखते, तो इसका मतलब कांस्टेंट इस केस में आपका स्पेसिफिक आंसर हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो आपकी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, कांस्टेंट्स। नंबर 8 की बात करते हैं। अ फ्लोट यूजेस डैश बाइट्स ऑफ मेमोरी। स्टूडेंट्स ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कितनी बाइट्स ऑफ मेमोरी जो वो फ्लोट जो वो ऑक्यूपाई करता है मेमोरी के अंदर। तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ऑप्शन बी है, 4 बाइट्स लेता है वो। नंबर 9 इज फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल वी यूज डैश ऑपरेटर। अगर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। ऑप्शंस आर ए इज एरो का ऑपरेटर है, बी इक्वल का साइन है, सी @ का साइन है, डी आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है। आपको पता है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंटीजर a इज इक्वल टू 5,
तो मैंने अगर a जो वेरिएबल है मेरा उसको मैंने इनिशियलाइज किया 5 के साथ, तो मैंने इक्वल का साइन दरमियान में यूज किया, जो एग्जांपल्स हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर भी चुके हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन बी। नंबर 10 की बात करते हैं। डैश कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स, बॉक्स, जार, वेरिएबल, कलेक्शन। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर आपका है कि कॉन्स्टेंट को स्टोर करने के लिए आप कह सकते हैं कि कंटेनर ऑफ बॉक्स जो या कंटेनर आपका यूज होता है वो कौन सा है, वो आपका वेरिएबल है। सो वेरिएबल्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए कंटेनर टू स्टोर कॉन्स्टेंट्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि आपके पास एक स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसके अगेंस्ट आपके पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद है। आपने बेस्ट जो चॉइस है उसको सिलेक्ट करके आंसर में लिखना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्रू और फॉल्स है कि स्टेटमेंट गिवन है, आपने ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वन इज एन IDE combines टेक्स्ट एडिटर्स, लाइब्रेरीज, कंपाइलर्स एंड डीबगर्स इन ए सिंगल इंटरफेस। ये IDE की डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। सो मैं इसके आगे टी लिख देता हूं। नंबर 2 की बात करते हैं। कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स मौजूद है और आपकी बुक के अंदर मौजूद है पूरी लिस्ट के कौन कौन से रिजर्व वर्ड मौजूद है। उसके अंदर आपको कॉलम कहीं भी लिखा नजर नहीं आएगा, इसका मतलब कॉलम जो है वो रिजर्व वर्ड नहीं है, लेकिन यहां कहा गया है कॉलम इज अ रिजर्व वर्ड इन सी। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो मैं इसके आगे एफ लिख देता हूं। नंबर 3 की बात करते हैं। कमेंट गोस हियर। हिस्टेरिक का निशान है स्टार्ट और एंड के अंदर, इज अ वैलिड कमेंट कि अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स देते हैं तो ये वैलिड सेंटेक्स है, ये कहा जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने हिस्टेरिक को यूज करना है तो आप इसके साथ फॉरवर्ड स्लैश को भी यूज करते हो, तब आपका सेंटेक्स कंप्लीट होता है। अदरवाइज दिस सेंटेक्स इज नॉट ट्रू, मीन ये फॉल्स सेंटेक्स है। तो इसका मतलब कमेंट्स गोज हियर, हिस्टेरिक और हिस्टेरिक के अंदर इज अ वैलिड कमेंट, ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगेन इसके आगे मैं एफ जो है वो मेंशन कर दूंगा। लेट्स सी कि नंबर 4 के अंदर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और देखते हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। सो नंबर 4 की बात करते हैं। कंप्यूटर्स रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ कोड रिटन इन प्रोग्राम फाइल टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। अब इस स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट थोड़ी सी आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ी लेंथी है, तो इसको आप 1 से 2 दफा या 3 दफा इसको रीड आउट करें ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। मैं आपके लिए एक दफा इसको और रीड आउट कर दूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। कंप्यूटर्स रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ कोड रिटन इन प्रोग्राम फाइल, मीन जो आप प्रोग्राम फाइल के अंदर कोड लिखते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटर्स को जरूरत होती है उसको कन्वर्ट करना टू मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। मशीन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं जो कि 0 और 1 की होती है, और हम सी लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है। तो कंप्यूटर ने उस कोड को कन्वर्ट करना है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस इज राइट स्टेटमेंट, मीन ट्रू स्टेटमेंट है कि ऐसा होता है। सो मैं इसके आगे लिख लेता हूं टी। नंबर 5 की बात करते हैं। फ्लोट कैन स्टोर अ रियल नंबर अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। अब स्टूडेंट्स आपको आइडिया है कि फ्लोट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि फ्लोट जो रियल नंबर्स को या डेसिमल पॉइंट्स जो नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करता है और अप टू 6 डिजिट तक करता है। तो इसका मतलब आपकी ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो ये थे हमारे पास ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, कि कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन है, इनको आपने डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशन डिटेल से नहीं लिखी, मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मेंशन कर दिया जहां से आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन मिल जाएगी। उसके अलावा इसको हम अपने लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उन स्पेसिफिक लेक्चर्स को सुने और वहां से अपनी डेफिनेशन खुद भी आप बना सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी डेफिनेशन खुद से बनाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए और वर्ड्स लेने के लिए आपको बुक जो रीड करनी पड़ेगी ताकि आपको वर्ड्स मिल जाए और उसको आप अपने कॉन्सेप्ट के अंदर यूज कर सकें। फिर पहला है IDE का पेज नंबर 16 के ऊपर आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी डिटेल के साथ, आप वहां से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ पूछा गया डिफाइन द फॉलोइंग, तो आपने सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है, आगे एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। एक्सप्लेनेशन के लिए और क्वेश्चंस होंगे, अगर सिर्फ डिफाइन द फॉलोइंग लिखा हुआ है या डिफाइन द टर्म लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ उसको डिफाइन करना है। और पॉसिबल है कि एग्जाम के अंदर इनके मार्क्स भी 1 या 2 नंबर ही हो, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी इसकी। कंपाइलर की बात करेंगे, वो पेज नंबर 16 के ऊपर आपको इसकी डेफिनेशन फॉर्मली मिल जाएगी। देन रिजर्व वर्ड्स, अगेन पेज नंबर 16 के ऊपर आपको इसकी
डेफिनेशन मिल जाएगी। देन मेन सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम पेज नंबर 7 के ऊपर आपको उसकी डेफिनेशन मिलेगी और लास्ट में कैरेक्टर डेटा टाइप की इसकी पेज नंबर 12 के ऊपर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। आप वहां से इसको लिख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप इससे रिलेटेड जो हमारे लेक्चर्स हैं आप उनको सुने समझें और उनकी डेफिनेशन खुद से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जो डेफिनेशन आप खुद से लिखेंगे वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी एज कम्पेयर टू अगर आप बुक में लिखी हुई डेफिनेशन को रट्टा मारने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने ये देखा कि बेस्ट ऑप्शन हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने बात की क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें ट्रू और फॉल्स है, स्टेटमेंट गिवन है आपको, आपने ये देखना है कि उस स्टेटमेंट के अंदर कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है और कौन सी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसके अंदर मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन टर्म्स से रिलेटेड जो हमारा लेक्चर्स है वो सुने, उसको समझें और फिर इनकी डेफिनेशन खुद लिखने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।